लोकसभा में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे तो जेएनयू और रोहित वेमुला के मुद्दे पर लगातार सवाल भी दाग रहे थे। सवाल तो उठा रहे थे लेकिन भूल गए थे कि गलती तो उन्होंने ही की थी जेएनयू में देशद्रोहियों के साथ जाकर। खैर, पहले राहुल को सुनिए, फिर योगी आदित्यनाथ का जवाब सुनाएंगे, जिसकी फटकार राहुल सुन भी नहीं सकते। वायदों का जाल बिछाया मोदी जी ने, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, और फिर सवाल उठने लगे। पहला सवाल रोहित वेमुला ने पूछा, उठाया, मेरी क्या गलती है? मैं दलित हूं, इसलिए मुझे क्यों मारा जा रहा है? मुझे क्यों कुचला जा रहा है? मुझे क्यों दबाया जा रहा है? यही सवाल पूछा उसने। क्या मेरे लिए हिंदुस्तान में भविष्य नहीं होना चाहिए? मेरी माताजी गरीब है, क्या मेरे लिए भविष्य नहीं होना चाहिए? और आप लोग क्या करते हो? हिंदुस्तान की सरकार की शक्ति उसके कंधों पे ऐसे दबा देते हो। उसको आपने दबाया और बेचारे ने आत्महत्या कर दी। बात यहां आपके मंत्री कहते हैं कि भाई वो दलित था, नहीं था। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हिंदुस्तान के एक युवा की जिंदगी को ऐसे खत्म क्यों किया गया? सवाल यही है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी ने ना उसकी मां को फोन लगाया, ना उसके बारे में बोला, एक शब्द नहीं उठाया उन्होंने। अगर जेएनयू में किसी ने कुछ गलत कहा, अगर कानून के खिलाफ किसी ने एक शब्द कहा, आप उसको अरेस्ट करो, उस पर कार्रवाई करो। मगर उनको आपने खुला छोड़ रखा है, उनको आप बंद नहीं करते हो और जेएनयू पे सवाल उठाते हो। 40% स्टूडेंट्स, 40% जेएनयू के स्टूडेंट्स के माता पिता की आमदनी 6,000 रुपए महीने से कम है। आप जेएनयू और रोहित वेमुला के पीछे क्यों पड़े हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वो कमजोर है, क्योंकि वो दलित है, क्योंकि वो आदिवासी है। और आप चाहते हो कि हिंदुस्तान में गरीब वर्ग, आदिवासी वर्ग आगे ना बढ़े, पीछे का पीछे रहे, और हम ये नहीं होने देंगे। आप ना जेएनयू को कुचल पाओगे, ना इस देश के गरीब लोगों को। राहुल का जवाब देने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली। जेएनयू पर राहुल के रवैये को देश देख चुका था, लेकिन अब भी सच्चाई बाकी थी। जो सुननी थी कांग्रेस को, कांग्रेस के राहुल को। योगी आदित्यनाथ ने जब सच सुनाया और फटकार लगाई तो कांग्रेस का क्या हाल हुआ, जरा देखिए। राष्ट्रीयता का उल्लेख मानव जाति के उच्चतम आदर्शों सत्यम शिवम सुंदरम के साथ जोड़ते हुए बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि सत्य जहां है वही शिव है। शिव का मतलब कल्याण से है, कल्याणकारी व्यवस्था से है, और जहां पर कल्याणकारी व्यवस्था है वहीं पर सुंदरता का भी दर्शन होता है। महोदय, राष्ट्रीयता की जब हम बात करते हैं तो बगैर राष्ट्रीयता के किसी राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। किसी भी राष्ट्र की राष्ट्रीयता उसकी आत्मा होती है। राष्ट्रीयता के अभाव में कोई राष्ट्र बहुत लंबी यात्रा नहीं कर सकता। और आजादी के बाद हम सबका सबसे बड़ा दुखद पहलू रहा है राष्ट्रीयता की भावना का लोप होना। किसी भी देश के को विकसित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसका एक राष्ट्रीय चरित्र होता है, और उस राष्ट्रीय चरित्र के बगैर वह राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। यहां पर बार बार जेएनयू की बात हो रही है। मैं कल जंतर मंतर पर गया हुआ था, वहां पर गोरक्षा का एक अभियान चल रहा है। वहां पर देश के संतों के द्वारा, एक बड़े समुदाय के द्वारा गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, इस बात को लेकर के वहां पर एक कर्मिक अनशन का कार्यक्रम चल रहा था। उसी के बगल में कुछ छात्रों के द्वारा एक कर्मिक अनशन का कार्यक्रम था और खुलेआम भारत विरोधी नारे लग रहे थे। जेएनयू
कि जिस स्वतंत्रता के लोग बात करते हैं, जिस स्वायत्तता की बात करते हैं, उस स्वायत्तता को किस प्रकार से उच्छृंखलता और उदंडता का पर्याय बना करके रख दिया है। कल सरेआम जंतर मंतर पर भी, सार्वजनिक स्थानों पर भी बड़ी बेशर्मी के साथ उस प्रकार के नारे लगाए जा रहे थे। और इसीलिए जब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि अगर राष्ट्रीयता की भावना का लोप नहीं होता तो जेएनयू जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र राष्ट्रमाता को छत बिछत करने का कुत्सित प्रयास करें, उसके खिलाफ ही नारेबाजी करें। यह दृश्य भी देश देख रहा है। महोदय, हम सबको नहीं भूलना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1945 में पूरी तरह नष्ट हो चुके जापान ने अपने राष्ट्रीय चरित्र के कारण ही आज दुनिया के विकसित देशों में अपना स्थान बनाया है। और भारत कहां खड़ा है, इस सदन के प्रत्येक सदस्य के साथ साथ उन लोगों को इस पर विचार करना चाहिए जो आज स्वायत्तता की बात कर रहे हैं, आजादी की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि भारत राष्ट्र की परिकल्पना तब प्रारंभ होती है जब इस देश में डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई। महोदय, यह देश 1947 में नहीं बना है, हजारों वर्षों से इस देश की यात्रा चल रही है। और हम सबको इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अथर्ववेद में भारत को माता के समान पूज्य कहा गया है। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का यह भाव व्यक्त करते हुए कहा गया है। यजुर्वेद में वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता की बात की गई है। लेकिन कुछ लोग इस गलतफहमी के शिकार हैं कि जब पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी तब भारत का निर्माण हुआ है। कुछ लोग, हमारे साम्यवादी भाई यहां पर भाषण कर रहे थे और मुझे देख के आश्चर्य होता है। 1920 में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। कम्युनिस्टों ने 1920 में, इन लोगों ने 1920 से चलने वाले अपने उस आंदोलन में कभी भारत को एक राष्ट्र के रूप में नहीं माना। भारत को राष्ट्रीयता का एक समूह कहा है। और आज भी अपने उन्हीं संस्कारों के नाते कभी जेएनयू में, कभी किसी अन्य स्थान पर इस प्रकार के नारे लगा करके पूरी भारतीय राष्ट्रीयता को ही चुनौती देने का कार्य कर रहे हैं। और पहली बार यहां पर इस बात को उल्लेख किया है, महामहिम राष्ट्रपति ने राष्ट्रीयता के जिस भाव का उल्लेख किया है, मुझे विश्वास है कि कम से कम इस सदन का प्रत्येक सदस्य राष्ट्रीयता के उस भाव को और पुराणकालीन उस राष्ट्र के बारे में, जिस राष्ट्र के बारे में हमारे पौराणिक साहित्य ने हजारों वर्ष पहले कहा था, विष्णु पुराण ने कहा था, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे सेव दक्षिणम, हिमाद्रे सेव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यह जो भाव है भारत के बारे में, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। महोदय, मुझे इस अभिभाषण के ही दूसरे पैरे में जो उल्लेख किया गया है, जिस भाव को उल्लेख किया गया है लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र समता, बंधुता और न्याय का पर्याय होता है। लोकतंत्र सहमति और असहमति के बीच में समन्वय होता है। आनो भद्रा कर्तो यंतु विश्वत का यह भाव, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक सीमाएं उस भाव का सम्मान करते हुए की जाती है, उस भाव को, लेकिन लोकतंत्र के इस अभियान को, इस भाव को किस रूप में इन लोगों ने विभाजित किया है? अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर। इस अभिभाषण में माननीय महामहिम राष्ट्रपति ने जिस बात का उल्लेख किया है कि इस देश की सरकार के संसाधनों पर देश के गरीब का अधिकार है, इस देश के अंतिम व्यक्ति का अधिकार है। यह सरकार कभी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर, यह सरकार कभी जाति, मत, मजहब के आधार पर, अगड़े पिछड़े के आधार पर समाज को बांटने का कार्य नहीं कर रही है। सबका साथ, सबके विकास की बात यह सरकार करती है। लोकतंत्र में जब हम अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर किसी व्यवस्था को बांटने का प्रयास करते हैं तो फिर वह प्रयास लोकतंत्र पर एक प्रकार का आघात होता है। लोग कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं पिछले 19-20 महीनों में। जनधन योजना में किसके खाते खुले हैं? 21 करोड़ से अधिक खाते अब तक खुल चुके हैं।
और महोदय उसमें से 15 करोड़ खाते चालू हालत में हैं। 32-35 हजार करोड़ रुपए की जमा पूंजी वहां पर आज के दिन पर मौजूद है। गरीबी उन्मूलन और समाज के अंतिम व्यक्ति को वित्तीय सेवा और सुरक्षा मुहैया कराने में, यानी जनधन योजना में जिस व्यक्ति का खाता खुल गया है उसमें 5,000 के क्रेडिट के साथ साथ यह भी व्यवस्था दी गई है कि अगर किसी दुर्भाग्य से दुर्घटना का शिकार होता है तो 2 लाख की बीमा की सुविधा उसमें दी गई है। सुरक्षा की एक गारंटी जनधन योजना में वो खाते इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को दे रहे हैं बिना किसी भेदभाव के। हमने ये नहीं कहा कि फलाने अल्पसंख्यकों या फलानी जाति का ये अधिकार है केवल इस खाते पर। हमने समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए योजनाएं घोषित की हैं, उसी दृष्टि से वो योजनाएं चल रही हैं। और उसी में अन्य कल्याणकारी जो महत्वपूर्ण योजनाएं घोषित हुई हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, अत्यंत महत्वपूर्ण और समाज के वंचित लोगों को एक नया जीवन दान देने का प्रयास। और महोदय मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में इस देश के 6 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करके ठेला, खोमचा, रेहड़ी, सब्जी बेचने वाला, पटरी पर व्यवसाय करने वाला, रिक्शा चलाने वाला, उन सभी लोगों को ध्यान में रख करके देश के बेरोजगारों को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए 3 प्रकार की स्कीम उसमें सरकार ने प्रारंभ की। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु, किशोर और तरुण, इन 3 योजनाओं में 50,000 की योजना शिशु में, 50,000 से 5 लाख तक किशोर में, और फिर 5 लाख से 10 लाख तरुण योजना के अंतर्गत लोगों को लाभान्वित बिना किसी गारंटी के कि शिशु योजना में लोगों को लोन देने की सुविधा, आसान किस्तों पर कम ब्याज दर पर देने की व्यवस्था। महोदय पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करता है। एक साथ करोड़ों लोग पूरे देश के अंदर उस सफाई अभियान के साथ जुड़ते हैं, स्वच्छ भारत को सशक्त भारत के साथ जोड़ने की परिकल्पना को साकार करते हैं। देश के प्राथमिक विद्यालयों में जहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, उन विद्यालयों में भी शौचालयों की स्थापना होगी, पहली बार ये देखने को मिला है। और लगभग 5 लाख से अधिक शौचालय अब तक प्राथमिक विद्यालयों में सरकार के कारण बन चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अनेक प्रकार से इस प्रकार के कार्यक्रम बने हैं।